आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2013 के पेपर को डिस्कस, जिसमें पॉलिटी सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। हमारा डेली टारगेट होगा कि 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। अच्छे से इसकी व्याख्या को समझते हुए ऐसा करेंगे जिसके कारण आपको आगामी आने वाले परीक्षा में काफ़ी फायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, और इसके साथ ही आप कोशिश करो कि वीडियो को देख लिया। अगर देख नहीं पा रहे हैं तो ईयरफोन लगा के इसे अच्छे से सुने। हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रथम क्वेश्चन, किसी यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे और विधेयक को आगे अग्रसर कर सकती है। दूसरा ऑप्शन, लोकसभा विधेयक पर कोई विचार नहीं करेगी। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा देगी। डी ऑप्शन, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा प्रथम ए। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। यदि यह प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसमें अंतिम निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। और एक धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है। साथ ही विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाना चाहिए। धन विधेयक के निचले सदन में पारित होने के बाद इसे उच्च सदन को विचार के लिए भेजा जाता है, और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं, क्योंकि यह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है। यह केवल अपनी सिफारिशें कर सकता है। साथ ही राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर लोकसभा में विधेयक पास करना होगा। यदि राज्यसभा विधेयक को निर्धारित समय यानी 14 दिन के अंदर पास करने में विफल रहती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा अपने मूल रूप में पारित कर दिया माना जाएगा। लोकसभा को राज्यसभा द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है। विधेयक को दोनों ही मामलों में पारित माना जाएगा। एकमात्र अंतर, यदि लोकसभा सिफारिशों को स्वीकार करती है, मतलब उन्होंने संशोधन किया राज्यसभा ने, तो उन सिफारिशों को स्वीकार करती है तो विधेयक संशोधित रूप में पारित माना जाएगा, लेकिन वापस नहीं भेजा जाएगा। यदि लोकसभा सिफारिशों को खारिज कर दिया तो मूल रूप में पारित हो जाएगा। अंत में विधेयक राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है। वह या तो अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता है, लेकिन विधेयक वापस नहीं कर सकता। तो इस बात को ध्यान रखना कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति या तो सहमति दे या सहमति रोक ले, लेकिन उसे वापस नहीं कर सकता, जैसे साधारण विधेयक में कर देता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। धन संसद में पेश किए गए 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। कौन कौन से 4 विधेयक हैं? साधारण विधेयक वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों में भी से संबंधित होता है। ये धन विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, जैसे सार्वजनिक व्यय, कराधान आदि। वित्तीय विधेयक धन विधेयक की तरह ये वित्तीय मामलों से संबंधित हो, लेकिन धन विधेयक से थोड़ा सा अलग होता है वित्तीय विधेयक। और जो अंतिम है वो है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में थोड़ा अंतर ये देख लेना कि इसमें जो धन विधेयक होता है उसमें जो तरीका होता है 110 के अनुसार परिभाषित है, और 109 में इसका तरीका दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि एक जो संसद है वो किन मामलों में कर आरोपित कर पाएगी, और संपत्ति जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से किस तरीके से आहरित हो रही है। तो मतलब इसमें खर्च करने की मूल रूप प्रवृत्ति यहीं पर होती है। जो वित्त विधेयक होता है ये एक धन विधेयक तो की तरह होता है, लेकिन ये एक बार लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद में ये साधारण विधेयक बन जाता है। मतलब ये साधारण विधेयक जैसे व्यवहार करने लगता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं करता है, ये राष्ट्रपति जी का काम होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल सही है कि कोई भी प्रक्रिया तो है नहीं, ये राष्ट्रपति के विवेकाधीन होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। तो ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट को भी पढ़ लेते हैं। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो जो संघ राज्य क्षेत्र होता है उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कुछ ऐसा नहीं की जाती, ये एक निर्वाचन पद्धति के माध्यम से ही होता है। तो ये है ना, गलत है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सुनो। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह विकल्प गलत है क्योंकि 1956 के जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम था उसके अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और ये दो या दो से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह भी गलत ऑप्शन है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का के मामले में प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत होती है। जिसमें राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राज्य के राज्यपाल के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। मतलब राज्य मुख्य न्यायाधीश होगा भारत का, उससे और राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा, ये लेना जरूरी होता है। और कॉलेजियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता है। तो कॉलेजियम तो आप जानते ही हैं कि मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश होंगे जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में बात की जाएगी, और मुख्य न्यायाधीश सहित 4 और न्यायाधीश होंगे जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाएगी। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 में धारा 45 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। बाकी मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किसी राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, केवल सही कथन यही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यह है 2013 का 11th क्वेश्चन। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूर्व स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। क्या ऐसा होता है? बताओ। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूर्व स्थापना द्वारा की जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि ऐसा संशोधन विधेयक संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। ऐसा भी कुछ नहीं है, इसमें आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये पूरी सभी राज्यों की बात की गई यहाँ पर, तो ये गलत है। तो हमने दोनों गलत हो गए और इसमें हमसे पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया सही, तो इसमें हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं और ध्यान से सुनते रहिए व्याख्या को।
संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अनुसार होती है। संशोधन की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में विधेयक की स्थापना से की जा सकती है। तो किसी भी एक सदन में विधेयक लाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों में लाया जाए। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि राज्य विधानसभा में ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधायक सभा में नहीं आएगा। एक मंत्री या कोई निजी सदस्य, इसको अच्छे से ध्यान सुनो, कौन ला सकता है? या तो मंत्री ला सकता है, कोई निजी सदस्य ला सकता है, मतलब कोई भी ला सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। लाया जा सकता है और राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति जी से पूर्व अनुमति ली जाए। एक विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और एक साधारण बहुमत यानी सदन के वर्तमान और मतदान के 2/3 सदस्यों का बहुमत को पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में आवश्यक है। एक मिनट, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया, आप थोड़े इसको ध्यान से समझ लो कि जो विशेष बहुमत होता है ना, वो होता है सदन में मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, मतलब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। और साधारण जो बहुमत होता है वो होता है सदस्य संख्या। साधारण बहुमत होता है जो उपस्थित है उनके 50%, 50%। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे गलत नोट कर दिया गया है, आप फिर भी ध्यान से समझने से। नेक्स्ट पर देखते हैं, संविधान के संघीय प्रावधानों को साधारण बहुमत से आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है। जो साधारण बहुमत से ही आधे राज्यों से हमें लेना है कि जो संघीय प्रावधान है उससे संशोधन करना है ना, तो राज्यों का जो आधे राज्यों की मैंने बात कही थी उसमें भी साधारण बहुमत से पारित करेंगे वो। नेक्स्ट है, फिर विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और वह न तो विधेयक के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता है और न ही संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है, अर्थात उसे किसी भी मामले में अपनी सहमति देनी होगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो संशोधन विधेयक होता है इसमें राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होता है, इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट, विधेयक के राष्ट्रपति के आश्वासन के साथ यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक बन जाता है और संविधान अधिनियम के लिए शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2013 के पेपर में 12वां क्वेश्चन था, भारत का महान्यायवादी। अब इसके संदर्भ में कुछ कहा गया है, हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, हाँ ये भी ठीक है। लोकसभा में बोल सकता है, हाँ जी ये भी सही है। लेकिन लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता, इसके कारण उसे मतदान का भी अधिकार नहीं होता। लेकिन उसे, भारत के न्यायवादी को संसद के सदस्यों के समान विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के न्यायवादी होते हैं। भारत के न्यायवादी की भूमिका क्या है इसे देखते हैं। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं ये, और सभी कानूनी मामलों पर इसकी सलाह देते हैं। प्राथमिक वकील के रूप में वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व रखते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति को उनके द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर भी सलाह देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पूर्णकालिक वकील नहीं होता है केंद्र सरकार का, इसलिए इसे व्यक्तिगत जो प्रैक्टिस करते हैं किसी भी न्यायालय में वो कर सकता है। लेकिन जो आपराधिक मामले हैं वहाँ पर अगर कुछ पैरवी करनी है तो इसे केंद्र सरकार से अनुमति लेने आवश्यक होगी। कुछ और मत देख लेते हैं। तो भारत के न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। समितिगत सदस्य हो सकता है। मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है क्योंकि ये सदस्य नहीं होते, और सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं होते ये, बल्कि संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा मात्र है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। केंद्र सरकार के खिलाफ एक संक्षिप्त सलाह या राय नहीं दे सकते, मतलब जब ये केंद्र सरकार के वकील हैं तो फिर इन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ की कोई सलाह मांगता है तो वो नहीं देंगे, ना कोई राय प्रस्तुत करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी आरोपी का बचाव भी नहीं कर सकते ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये 2013 का 19वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? मतलब जो गैर संवैधानिक कुछ भी नहीं होता, मतलब संविधानेतर निकाय हैं। जो संविधान में शामिल होंगे वो संवैधानिक निकाय होते हैं। संविधान में जिनका प्रावधान नहीं किया गया है उन्हें गैर संवैधानिक, लेकिन गैर संवैधानिक एक अच्छा वर्ड नहीं है, संवैधानेतर निकाय है, मतलब संविधान से बाहर के निकाय हैं। और कुछ वैधानिक निकाय होते हैं जिनको कानून के द्वारा बनाया जाता है, और कुछ इनमें से होते हैं जो कार्यकारी या आदेश द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये दोनों वैधानिक और कार्यकारी आदेश वाले संवैधानेतर निकाय हैं। तो एक एक को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया है, तो ये भी कोई संवैधानिक निकाय नहीं हुआ। योजना आयोग भी एक कार्यकारी आदेश द्वारा बना है। और क्षेत्रीय परिषदें, इनका भी उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये भी कोई संवैधानेतर निकाय नहीं है। अब हमारा जो ऑप्शन क्वेश्चन था ये पूछ रहा था कि इनमें से सही कौन सा है, मतलब कौन सा संविधान में उल्लेख नहीं है। तो तीनों का ही उल्लेख नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिन निकायों संस्थानों को भारत के संविधान में जगह मिलती है उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। नीचे सॉरी नीचे उल्लेखित तालिका में संवैधानिक निकायों और उस अनुच्छेद का नाम है जिनमें उनका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक निकाय एक तरफ है और उनके से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। भारत के महाधिवक्ता 165, भारत का न्यायाधीश 76, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148, निर्वाचन आयोग 324, निर्वाचन आयोग के बाद में वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी 350 बी, राज्य लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक इनके संबंध में प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323। गैर संवैधानिक निकाय, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये संवैधानिक निकाय गैर संवैधानिक कहना इन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कोई भी निकाय संविधान की सीमा से बाहर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सही वर्ड संविधानेतर होगा। संविधानेतर मतलब संविधान में जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना। वे संस्थाएं जिन्हें संविधान में स्थान नहीं मिलता है और संसद के एक अधिनियम को पारित करने के बाद स्थापित की जाती है। अधिनियम के साथ भी हो सकती है और कार्यकारी आदेश से। तो निम्नलिखित में से कौन संवैधानेतर निकाय है? तो देख लेते हैं एक एक। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राज्य मानवाधिकार आयोग। इन सब को बाद में या तो किसी कानून के द्वारा बनाया गया है या फिर इन्हें कार्यकारी आदेश से बनाया गया है, इसलिए ये संविधान में इनके संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इन्हें संविधानेतर निकाय कहना उचित होता है।